बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल। मेरा नाम अब्बास हुसैन है। उर्दू आईटी अकेडमी के प्लेटफॉर्म से ओरेकल डेटाबेस 11G एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज़ के लेक्चर नंबर 15 के साथ हाज़िर हूँ और आज से हम ऑफिशियली स्टार्ट करने लगे हैं ओरेकल एसक्यूएल फंडामेंटल्स का कोर्स। अच्छा, अभी तक जितने भी हमने लेक्चर 14 अटेंड किए हैं उसमें कुछ बेसिक्स थी, कुछ डेटाबेस इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग वीडियोस, नॉट टू मच एडवांस बट स्टार्टअप के लिए इट्स इनफ कि आपको चीज़ें अब हम उस लेवल पहुंच चुके हैं कि हमें चीज़ें समझ आना शुरू हो गई हैं। अगर मैं सिर्फ OCA कोर्स की या सर्टिफिकेशन की बात करूं तो मेरे ख्याल में आज का जो लेक्चर है ये पहला लेक्चर होता है OCA सर्टिफिकेशन का। तो फिर ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से मुझे 14 लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़े सिर्फ यहाँ तक पहुँचने के लिए। और उसकी बेसिक रीज़न यही थी कि जब मोस्टली सो मैनी स्टूडेंट्स जिनसे मैं मिलता हूँ या जिन लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन रहता है कि एक बंदा OCA का सर्टिफिकेट करके मार्केट से मतलब किसी इंस्टीट्यूट में गया, वहाँ से ट्रेनिंग अटेंड की, उसने एग्ज़ाम दिया और जब हम कभी उसके सामने बात कर देते हैं व्हाट इज़ टुपल, रिकॉर्ड क्या है, अच्छा डेटाबेस की इस एंटिटी को देख लेना, तो वो वहाँ पे जो है ना उस बंदे से जब ड्यूरिंग इंटरव्यू ये क्वेश्चन किए जाते हैं तो उसके पसीने जो है ना आना शुरू हो जाते हैं बंदे को। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे जो अक्सर प्रोफेशनल्स हैं वो एक क्वेश्चन करते हैं कि देखें जी, हमने तो डेटाबेस मैनेजमेंट का कोर्स ड्यूरिंग डिग्री पढ़ लिया, तो अब तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं, तो हमारे लिए तो चीज़ें बेशक आपने पढ़ लिया, आई एम एग्री। होता क्या है कि जितने भी स्टूडेंट्स, अगर किसी ने कोई MIT कर रहा है या MCS कर रहा है या कोई भी कंप्यूटर साइंस की फील्ड से रिलेटेड है, तो ज़रूरी नहीं होता कि वो बंदा डेटाबेसिस की साइड पे चला जाए। तो क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं और 50 में से मैक्सिमम 5 या 6 या 10 लोग होंगे जो चाहते होंगे कि डेटाबेसिस की साइड पे आ जाएं वो, और वो भी ड्यूरिंग क्लास उन्हें अपना वो जो ना फोकस क्लियर ही नहीं होता। जब एंड सेमेस्टर होता है, जब ये कोर्स गुजर चुका होता है, तो उन्हें याद आता है कि वो मार्केट में तो डेटाबेस की ज़्यादा जॉब है, मार्केट में तो डेटाबेस के साइड के लोगों की या डेटाबेस डेवलपर्स की या जो प्रोग्रामिंग साइड के लोग हैं या ओरेकल के साइड के जो लोग हैं उनकी ज़्यादा डिमांड है। तो अचानक उनके जहन में वो चीज़ें आती हैं और उस वक्त वो सब कुछ भूल चुके होते हैं क्योंकि उस वक्त तक उनका फोकस नहीं होता। तो जब मैं ये कोर्स डिज़ाइन कर रहा था तो उस वक्त जब मैंने किसी से कंसल्ट किया कि ये कोर्स की आउटलाइन ठीक है, तो उसने फिर मुझे जो है ना इस बात पे बहुत अप्रिशिएट किया कि जो मैंने कोर्स आउटलाइन डिज़ाइन की है वो इस तरीके से की है कि इसको इतना आसान बना दिया, इतना आसान बना दिया है कि जब हम एक्चुअली SQL फंडामेंटल्स पढ़ने जाएंगे तो फिर हमें ज़रा भी मुश्किल नहीं लगेगा कि हम SQL फंडामेंटल्स को पढ़ रहे हैं। ओके जी, ये तो तमहीद थी इस लेक्चर की। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज का क्या है कि मैं एक छोटा सा सिनेरियो बनाऊंगा। जो आज का टॉपिक है वो छोटा सा है, मैक्सिमम 3 मिनट्स का वो टॉपिक है, लेकिन मैंने उसको खींचना है और खींच के ले जाना है 20 से 25 मिनट में। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा सिनेरियो डेवलप करते हैं और सिनेरियो डेवलप करने के बाद फिर हम एक्चुअल में उस चीज़ की जो है ना थोड़ी सी डेफिनेशंस देखेंगे और हमारा ये जो आज का जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, आई एम अब्बास, आई एम फ्रॉम, बल्कि मुझे इंग्लिश को और मैच्योर करने की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम अब्बास फ्रॉम मंडी अहमदाबाद। अब ये जो मेरे पास सामने सॉफ्टवेयर खुला हुआ है दैट इज़ नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड, और इसमें ये इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दी। अब मैंने कहा व्हाट आई एम डूइंग नाउ, तो मैंने कहा रिकॉर्डिंग लेक्चर। अब यहाँ पे फिर मैंने एक लाइन डाल दी। अब मैं काम करता हूँ, मैं इसको करता हूँ कॉपी, इसको ऐसे कर लेता हूँ जी। अब ये फाइल जो है ना और मज़ीद इसको चलें जी, ऐसे कर लेते हैं इसको। तो मैंने रिकॉर्ड जो है ना वो यहाँ पे आ गए, ये फ़ाइल भर गई है। इस फाइल को मैं बंद करता हूँ। वो पूछेगा मुझसे कि सेव करना, तो मैं कहूँगा ठीक सेव कर दो, और
मैंने डेस्कटॉप पे कहा जी अब्बास, ये देखें जी अब्बास नाम की एक फ़ाइल बन गई है। अच्छा, इस फाइल की टाइप क्या है? ये नोटपैड की फ़ाइल है और इसमें कुछ डेटा पड़ा है, कुछ टेक्स्ट टाइप का डाटा पड़ा है। अब यहाँ पे मैं एक मेरे पास ओरेकल की बुक्स हैं, इनको एक खोलता हूँ मैं, और यहाँ पे एक डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स की एक फ़ाइल है, बुक है, इसको खोल लेता हूँ। अभी खुलने में क्यों टाइम लिया इसने? ओके, तो यहाँ पे जैसे जो है ना मुख्तलिफ जो कंटेंट्स हैं, अब ये पूरी कहानी चल रही है इसमें जो है ना, लेकिन अब हमें, तो इसका मतलब है कि इसमें इतना बेशुमार टेक्स्ट टाइप का डाटा है या ग्राफिक्स हैं कि मुझे कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं इसमें से, असल में मैंने क्या, आज का टॉपिक क्या है मेरा आज का टॉपिक है कि हमें ये समझ आ जाए कि डेटाबेस है क्या। ये टॉपिक है आज का। लेकिन ये बुक है, इस बुक में इतना ज़्यादा डाटा लिखा हुआ है, डेटाबेस का जो वर्ड है वो कोई 1000 दफ़ा यूज़ हुआ है। अब उस 1000 दफ़ा में से मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे चाहिए ना? मुझे, मेरे तो टारगेट ये है कि मुझे ये पता चले कि डेटाबेस क्या है। अब जैसे इसमें ये लिखा है ओवरव्यू ऑफ इंस्टेंट स्टार्टअप एंड शटडाउन, ओवरव्यू ऑफ इंस्टेंट एंड डेटाबेस स्टार्टअप। तो अब ये तो सो मैनी जो है ना डेटाबेस का इतना दफ़ा वर्ड यूज़ हुआ, अब मैं कंफ्यूज हूँ। फिर इसी तरीके से डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की एक मेरे पास बुक है, इसमें भी डेटाबेस का वर्ड है, और ये एक एसक्यूएल रेफरेंस है। अब हर जगह पर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं एक सिंपल एक और फाइल बनाऊँगा। अच्छा, अगर मैं कंफ्यूज रहा तो फिर मैं इसको कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, ऐसे एग्जांपल बना लेते हैं हम कि ये मेरे पास एक जो है ना, यहाँ पे इसको और मज़ीद प्योरीफाई करते हैं ऐसे, इसको यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। इसमें मैं लिख लेता हूँ 1, और यहाँ पे अगेन 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4। ओके जी। जैसे जो है ना इसके एग्जांपल ऐसे लेता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मुझे टारगेट क्या है मेरा? टारगेट ये है कि मुझे ये पता चल जाए व्हाट इज़ डेटाबेस। और डेटाबेस की ये मेरे पास 4 बुक्स हैं, और चारों मैं ऐसे कहता हूँ कि इनके ऑथर्स जो हैं वो भी डिफरेंट हैं, यानी कि 4 लोगों की बुक्स हैं, और हर पेज हर जो बुक है वो 1000 पेजेस की है। और मैं कहता हूँ कि इसमें हर जो बुक है उसमें कोई 2 लाख या 3 लाख जो है ना वो या 20 लाख वर्ड लिखे हुए हैं। अब नंबर 1 जो बुक है उसमें भी डेटाबेस की तारीफ़ है, 2 में भी डेटाबेस की तारीफ़ है, 3 में भी डेटाबेस की तारीफ़ है, 4 में भी डेटाबेस की तारीफ़ है। मतलब कि डेटाबेस है क्या? अब कन्फ्यूजन और मज़ीद बढ़ती जा रही है कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा कि सही इन्फॉर्मेशन, मतलब इसमें से जो प्योर डेफिनेशन है वो क्या है? क्योंकि जो सारे ऑथर्स हैं वो अपने हिसाब से तारीफ़ कर रहे हैं, और तारीफ़ का मतलब जो बनता है, सम जो होकर कैलकुलेट जो रिजल्ट आता है वो एक ही है कि वो डेटाबेस क्या है। अब ऐसा नहीं लग रहा कि जो मैंने नोटपैड की फ़ाइल बनाई थी इसमें से चाहिए क्या? कि अब्बास कहाँ का रहने वाला है? ये एक मेरा क्वेश्चन है। लेकिन इसमें तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, ये इसमें 3 करोड़ लाइनें लिखी हुई हैं। तो इसका मतलब है कि टेक्स्ट टाइप का डाटा मेरे पास बेशुमार है। मेरे पास बुक्स भी हैं, मेरे पास दूसरी फाइलें भी हैं जहाँ पे डाटा पड़ा है, लेकिन मैं कंफ्यूज था कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाए। तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक और नोटपैड की फ़ाइल बना ली। चले मैं एक्सेल करता हूँ कि यहाँ पे एक एक्सेल की फ़ाइल बना लेता हूँ, और इसका नाम रख देता हूँ मैं डीबी, या इसका एक और नाम रखते हैं, इसका नाम रखते हैं हम इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा। तो जो मेरे पास बेशुमार डाटा पड़ा है उसमें से मैं एक इन्फॉर्मेशन निकाल लेता हूँ, और उस इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए क्या करता हूँ, मैं एक अलहदा फ़ाइल बना लेता हूँ और उसमें लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे 2 मैंने इस तरह के छोटे छोटे कॉलम बना लिए। ये कॉलम एक्सेल की शीट में आ गए हैं। यहाँ पे मैंने लिखा
अब्बास सिटी, तो वो जो नोटपैड की फाइल थी वहाँ से मैंने देखा कि अब्बास का सिटी क्या है, तो वहाँ पता चला मंडी अहमदाबाद। फिर मैंने कहा कि व्हाट इज़ डेटाबेस। डेटाबेस के लिए मेरे पास 4 बुक्स थी, उनमें से मैंने एक बुक निकाली। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा जी कि डेटाबेस को मैं क्या कह सकता हूँ, चलें इसको एक और आसान इसका तर्जमा करते हैं। उससे पहले हम निकालते हैं कि जो हमारे पास डाटा था वो क्या है। तो इसको एक और दूसरी शीट में काम करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं अब्बास, यहाँ पे लिखता हूँ डेटाबेस, और यहाँ पे लिखता हूँ हसनैन, हिब्बा, यहाँ पे एक नाम लिख लेता हूँ मैं मुनीब, एहसान। ये सब जो है ना मेरे रिलेशन में है जो मैं लिख रहा हूँ। और ये सारा मैंने टाइप कर दिया, यहाँ पे अगेन रिपीट कर दिया। अब ये जो रिपीट कर दिया मैंने, तो मेरे पास ये जो टाइप बनी, इसको मैं यहाँ पे एक न्यू लाइन इंसर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा। ठीक है जी। तो डेटा के मतलब नॉर्मली ये कहा जाता है, जो हमें बुक्स में भी डेफिनेशन मिलती है कि अच्छा एक और वर्ड होता है रॉ मटेरियल, METERL। ये शायद स्पेल मिस्टेक हो मटेरियल में, तो ये आपने देख लेना है। तो रॉ मटेरियल, तो अगर मैं ऐसे कह सकता हूँ रॉ डेटा, ऐसा डेटा जिसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं कि ये क्या है, बस डेटा पड़ा है, बेशुमार डेटा पड़ा है, तो कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ रॉ फैक्ट्स। फैक्ट का मतलब होता है हकीकत, तो बेशुमार हकीकतें। अच्छा उसमें से रेलिवेंट फैक्ट क्या है ये पता नहीं है। फिर हम अंदाजे लगाते हैं, जैसे स्टैट का जो सब्जेक्ट होता है इसमें हम जो है ना फिगर्स को काउंट करना सीखते हैं। तो मैंने आगे लिख दिया FIGURES, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास जो डेटा है, डेटा की मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो जो यहाँ पे डेटा पड़ा है ये भी डेटा है, जो मेरे पास ओरेकल की बुक्स पढ़ी हैं उसमें भी डेटा है। ये इंफॉर्मेशन फ्रॉम ये एक फ़ाइल, ये तो मैं लिख ही रहा हूँ बल्कि, और जितनी भी फाइलें हैं, ये जैसे एक फ़ाइल है यहाँ पे भी डेटा पड़ा है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो डेटा है उसकी जो टाइप है वो रॉ है, यानी कि वो भाम में पता ही नहीं क्या डेटा है। इस डेटा को अगर मैं सॉर्ट कर लूँ, इसके अंदर से वो कैलकुलेट कर लूँ वैल्यू जो मुझे चाहिए, जो 4 बुक्स में से मैंने कहा कि मुझे चाहिए कि डेटाबेस क्या है। अब्बास की एक फ़ाइल बनाई नोटपैड की, उसके अंदर बेशुमार जो है डाटा पड़ा था, और वहाँ से मुझे क्या चाहिए था कि अब्बास कौन है, कहाँ का रहने वाला है। इसका मतलब है कि मुझे जो रॉ डाटा पड़ा है उसमें से एक इन्फॉर्मेशन को फेच करना है। जब मैं उसे फेच कर लूँगा तो मेरे पास उस प्रोसीजर को क्या कहूँगा मैं, कि मैंने प्रोसेस कर लिया। किसको, अगेन क्वेश्चन, किसको फेच कर लिया, तो मैंने कहा डेटा को फेच कर लिया। तो जब डेटा को प्रोसेस किया मैंने, तो मेरे पास जो रिजल्ट उसका आया उसे मैं कहूँगा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई। अभी तक मेरे पास रॉ डाटा पड़ा था मुख्तलिफ जगह पे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दी मुख्तलिफ किस्म की, और उस डाटा में से मैंने फिर वो डाटा छांटी कर लिया, उसमें से डाटा अलहदा कर लिया। फॉर एग्जांपल मेरे पास 20,000 पर्चियाँ थी, तो मुझे रिक्वायर्ड थी कि जैसे एक और एग्जांपल होती है, हज की पर्चियाँ डलती हैं जो जिसकी पर्ची निकल आएगी वो जो है ना हज पे चला जाएगा। तो अब इसमें ऐसे हुआ कि जो है मेरे पास जो पर्चियाँ थी 1 करोड़ थी फॉर एग्जांपल, और मुझे बंदा कितना चाहिए था, बंदा चाहिए था 1 लाख। तो 1 करोड़ डाटा को मैंने प्रोसेस किया, उसमें से छांटी की मुख्तलिफ कि यार ये लोग एलिजिबल हैं। अब वो जो 1 लाख लोगों की इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई, वो मैंने कहा कि ये मेरे पास हाँ ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई।
जो 1 करोड़ लोगों को प्रोसेस किया, उसमें से जो रिज़ल्ट आया वो 1 लाख लोग थे, और जो वो रिज़ल्ट था उसे मैंने कहा कि मैंने डाटा प्रोसेसिंग के बाद ये जो इन्फॉर्मेशन निकाली है ये 1 लाख लोग हैं। यहाँ तक आई थिंक कि जो है ना आपको क्लियरिटी हो गई है। अब जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई, फॉर एग्जांपल क्या इन्फॉर्मेशन आई, यहाँ पे इस सिनेरियो को दोबारा बना लेते हैं। मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई, यहाँ पे मैंने एक मेरे पास रजिस्टर था या मेरे पास एक कार्ड था। मैंने कहा जो 1 लाख लोग निकले हैं उनको जी क्या दे दो जी, एक कार्ड दे दो। कार्ड में क्या लिख दो जी, एक जगह बनाओ उस कार्ड में जिसमें नाम लिखा हो, क्या उसका नेम लिखा होगा जी, ठीक है जी। और उसी में एक और इन्फॉर्मेशन बनाओ जिसमें क्या लिखा होगा, उस बंदे का CNIC। उसी जो सॉरी उसी जो वो कार्ड था उसमें मैंने कहा कि उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी हो, और फिर मैंने कहा कि उसी में उसके एक और इन्फॉर्मेशन मुझे जो है ना डाटा चाहिए उससे, वो चाहिए मुझे लोकेशन उसकी। अब ये रजिस्ट्रेशन होगी मेरे पास, और मेरे पास ये जो सारा डाटा था इसे मैंने कहा ये एक बंदे का डाटा आ गया, यहाँ पे उसने वो सारा डाटा लिख दिया, ठीक है जी। अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास ये असल में एक रिकॉर्ड आ गया? आ सकता है ना एक रिकॉर्ड, कि ये एक रिकॉर्ड आ गया। या मैं कहता हूं कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक ही बंदे के लिए, ओके। तो असल में वो क्या है, मेरे पास रिकॉर्ड है, एक बंदे का रिकॉर्ड। फिर टाइम जब उन हर बंदे ने 1 लाख ने अपनी ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करवा दिया, तो अब किस फॉर्म में मेरे पास डाटा आया कि हर मेरे पास मैं इसको एक्सेल में ऐसे कर लेता हूँ, एक शीट 3 खोल लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं जी ऐसे, कि ये मेरे पास फॉर एग्जांपल जो है ना वो इसको बॉर्डर लगा लेते हैं, यहाँ पे मैं सारा डाटा उसका ले लेता हूँ। अब इस तरह से मेरे पास 1 लाख शीटें बन जाती हैं, या वो हार्ड प्रिंटेड फॉर्म में मेरे पास आ जाती हैं। मैं वो डाटा, वो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है 1 लाख लोगों के, वो अपने जो MIS डिपार्टमेंट में डाटा इंटरप्रेटर उसे कह देता हूँ कि भाई ये इन्फॉर्मेशन, ये जो मेरे पास रिजल्ट जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आए इनको ना मुझे ना सिस्टम में डाल के दे दो। तो वो क्या करेगा, अब वो जो इन्फॉर्मेशन है, ज़ाहिर है इतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि हर बंदे के लिए अलहदा शीट बनाए, वो एक ही शीट के अंदर रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। किस सेंस में ऐसे कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हमने बनाया, सबसे पहले बनाया हमने नेम, यहाँ पे वो एक एडिशनल अपने पास एक इन्फॉर्मेशन डाल लेगा सीरियल के नाम से, ताकि उसे पता चल जाए कितने लोग रिकॉर्ड हो गए। उसके बाद वो दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या डालेगा जी, जो डाटा उसे रिक्वायर्ड है, नेम, ठीक है जी। और फिर इंफॉर्मेशन उसे रिक्वायर्ड है CNIC कॉन्टैक्ट, और उसके बाद इंफॉर्मेशन उसे रिक्वायर्ड है लोकेशन की। उसने क्या काम किया, उसने कहा बजाय कि मैं हर बंदे के लिए अलग शीट बनाऊँ, मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसी में कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। इसको फुल बूटे लगा लेते हैं थोड़े से, ताकि इसको ऐसे किया जा सके। यहाँ से इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने एक लिखा, फार्मूला लगा के इक्वल टू 1+1 2 हो गया जी, और इसको यहाँ से ड्रैग करके ले इधर ले आते हैं, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा मेरे पास। इसको मैंने यहाँ पे ऐसे कर लिया, और इसको एक जो ज़्यादा फ़ॉन्ट में यूज़ करता हूँ तो होमा, इसके साथ जो है मैं कलर यूज़ करता हूँ अगेन। अब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन, इसमें थोड़ा सा इसको और मज़ीद इसको ना ज़रा बूटे लगा लेते हैं, फुल बूटे। ये कलर मैंने पकड़ा और मैंने कहा कि ये जो सेंटर वाली लोकेशन है इसको ऐसे कर दो, और ये जो कलर ऊपर ये जो इसका फुल बॉर्डर होगा इस तरह से मैनेज कर दो, ठीक है जी। अब मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल नेम अब्बास हुसैन, CNIC
जो भी है मेरा कॉन्टैक्ट, जो भी है लोकेशन मंडी अहमदाबाद। तो इसका मतलब है कि मैंने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे सेव कर लिया अपने पास। अगर मैं इसको थोड़ा सा प्योरीफाई करूँ तो इसको मैं रिकॉर्ड कह सकता हूँ कि मैंने एक रिकॉर्ड कर लिया, और मेरे पास दूसरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, मैंने उसको भी कॉपी करके, फॉर एग्जांपल चलो मैं कॉपी कर रहा हूँ अभी, तो मैं कहता हूँ कि मैंने इस तरह कोई 31 बंदे कर लिए, और सो ऑन वो इन्फॉर्मेशन चलती जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो तो ये वाली मिली थी, जो मैनेजर की तरफ से एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को मिली। तो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर था उसने अपने ब्रेन को यूज़ किया, उसने कहा मैं ऐसे काम कर लेता हूँ ना, मैं सीरियल दे देता हूँ हर बंदे को। तो जब अब उसने निशानी रख ली कि मैं सीरियल वाइज देखूंगा, ठीक है, मुझे पता होगा कि इस सीरियल पे ये बंदा पड़ा है, इस सीरियल पे ये बंदा पड़ा है, तो उसने एक आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर डाल ली अपनी तरफ से। अब जब मुझे 31 नंबर पे कहा जाएगा या पहले नंबर मुझे कहा जाएगा तो मैं कहूँगा अब्बास का रिकॉर्ड, 2 नंबर पर हो सकता है मुनीब का रिकॉर्ड, 3 नंबर पर हो सकता है हिबा का रिकॉर्ड, 4 नंबर पर हो सकता है एहसान का रिकॉर्ड, और वो सोन सीरीज चलती चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई होगी। दोबारा खोलते हैं जी एक्सेल की शीट को। तो अगर देखें तो एक्सेल की शीट हमारे पास क्या है, क्या ये एक फाइल नहीं है? तो फाइल है ना। अब हमें जो है ना थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है ना मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि डेटा क्या है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। देन उस डेटा को प्रोसेस किया जाए तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन बन जाती है, और उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाए, कहीं पे सेव कर लिया जाए तो वो कोई फाइल होगी, और जो फाइल में रिकॉर्ड की हुई इन्फॉर्मेशन होगी वो असल में हमारे रिकॉर्ड्स होंगे, मल्टीपल रिकॉर्ड्स, 1 2 3 4 5 6। तो क्या डेटाबेस में जब हम जो डेटा स्टोर कर रहे होते हैं वो भी तो क्या होता है, वो भी तो कहीं ना कहीं पे किसी फाइल में सेव कर रहे होते हैं ना। और वो जो फाइल होती है उसे डेटाबेस फाइल कहते हैं या डेटाबेस स्टोरेज लोकेशन कहते हैं। ऐसी फाइल जो जैसे डीबीएफ की फाइल है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे जी अपने स्लाइड पे, इसको बड़ा कर लिया मैंने, तो यहाँ पे देखें जी। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, मैंने पहले बात की थी कि हमारा ये जो लेक्चर है वो 3 मिनट का, लेकिन मैंने इसको खींच के लेके जाना था कि हमें समझ आ जाए। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने आपको परफॉर्म भी करके दिखा दिया, प्रूव कर दिया कि कैसे ये रॉ होता है डाटा, और उसको फिर हम कैसे जो है ना उसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस जब किया, जो प्रोसेस डाटा था वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन की सूरत में आ गया, और फिर हमने उसको सेव किया कहीं किसी जगह पे, जहाँ पे सेव किया वो हमारी फाइल थी, और जिस सूरत में सेव किया वो हमारे पास रिकॉर्ड आ गया एक। ठीक है ना। तो यहाँ से हाइलाइटर भी हम ले लेते हैं जी। मतलब मैंने यहाँ तक तो डाटा मेरे पास पड़ा था, मुझे कोई पता नहीं था कि व्हाट इज़ डेटाबेस, 4 बुक्स हैं, कहाँ से ढूंढूँ। फिर मैंने ढूंढ ढांड के उसको उसमें से निकाला डाटा, जो डाटा निकाला वो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है जी। और जो इन्फॉर्मेशन आ गई उसको मैंने कहीं ना कहीं सेव किया, जहाँ पे सेव किया वो मेरे पास क्या थी, फाइल थी, जो एक्सेल के अभी बना के दिखाई मैंने आपको। और फाइल के अंदर जिस तरह से सेव किया वो मेरे पास रिकॉर्ड था। अच्छा, रिकॉर्ड को क्या कहते हैं हम, अगर एक्सेल में भी देखें तो हमने रोज क्रिएट किए हैं, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो। ऑरेकल में उसी रो को टपल कहते हैं, या कुछ लोग इसे टुपल कहते हैं, कुछ टपल कहते हैं, वट एवर यू वांट टू यूज़ यू कैन यूज़। अच्छा, अब आप देखें तो टेबल, यहाँ फाइल लिखा और फाइल के साथ ही मैंने क्या लिखा हुआ है, रिलेशन। रिलेशन का मकसद है कि जो डेटा था वो रेलिवेंट डेटा था, वो इरेलीवेंट डाटा नहीं था। मतलब आप जब हज का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, हज का डाटा डाल रहे हैं, तो सबका जो डाटा वो हज के रिलेटेड है। अब हो सकता है आपके पास कोई और फाइल हो, ठीक है, और उस फाइल में उस बंदे के अमाउंट की इंफॉर्मेशन हो, यानी कि जितने भी हाजी हज पे जाना चाह रहे हैं, 1 लाख जाना चाह रहे हैं, तो आपने उस 1 लाख बंदे की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो करनी है ना, तो वो किसी और फाइल में सेव होंगी। तो एक फाइल में आपने क्या किया, उस बंदे की बेसिक इन्फॉर्मेशन सेव कर ली। दूसरी फाइल में आप क्या करने जा रहे हैं, उस बंदे की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं। अब तीसरी एक और फाइल क्रिएट करते हैं जहाँ पे आप उसके क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट को मैनेज करेंगे कि ये कैसे लाहौर एयरपोर्ट से बैठेगा, तो ये
दुबई जाके उतरेगा, दुबई से बैठेगा तो ये सऊदीया चला जाएगा, और फिर वहाँ से वापसी कैसे होगी, या वट एवर द पाथ ऑफ द मैनेजमेंट है डिसाइडेड, ये हमारे जहन में एक जो है ना वर्चुअल कहानी चल रही होती है। यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि टेबल क्या है, रिकॉर्ड क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, डेटा क्या है। अब ये जो टेबल्स हैं ये क्या हमें नज़र आते हैं कभी डेटाबेस में? चलें जी, हम एक काम करते हैं, डिस्कार्ड करता हूँ मैं। यहाँ पे मेरे पास डेटाबेस खुली हुई है यहाँ पे, और एक अगेन पासवर्ड है। आज किसी ने मुझे जो है ना अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक ईमेल आई, और ईमेल पे किसी ने मुझे पूछा कि होस्ट नेम कैसे चेंज कर दे, तो ये बताएं। तो उनसे गुजारिश, उनको मैंने ईमेल पे रिप्लाई कर दिया है कि जो है ना आप मुझे आप लेक्चर सुनो तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि वो ना जो लेक्चर्स हैं चूँकि उनकी लेंथ काफ़ी लंबी होती है, तो वो चाहते हैं कि बस हमें जो है ना काम की चीज़ मिल जाए, बाकी की ज़रूरत नहीं है हमें बाकी चीज़। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे ना जिनको डेटाबेस इंस्टॉल करने से पहले से आती होगी, तो उनको क्या चाहिए, उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वो चाहिए जो उनके रेलिवेंट है, उनको पूरा वीडियो सुनने की ज़रूरत नहीं है। एग्री? तो ऐसा है कि अगर मैं ऐसे बताना शुरू कर दूंगा तो फिर क्या होगा कि मुझे कोई 2-3 लाख लोगों की ना डेली बेस पे ईमेल्स आना शुरू हो जाएंगे कि मुझे ये बताएं कि होस्ट नेम कैसे चेंज करते हैं। तो सर आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप लेक्चर ज़रूर सुने। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने एक ऑथोराइज ट्रेनिंग सेंटर से अभी लिनक्स की ट्रेनिंग ली, और जो ट्रेनर थे वो बहुत नाइस थे, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। तो क्या उसने 100% मुझे पढ़ा दिया, या मैं अज्यूम कर लूँ कि मुझे सारा कुछ आ गया? नहीं। फिर मैंने उसी ट्रेनिंग को अभी मैं एक और दूसरे टीचर से अटेंड कर रहा हूँ, वो उन्हीं चीज़ों को किसी दूसरे अंदाज में पढ़ा रहा है। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पहले आती थी, उनकी वो जो अंडरस्टैंडिंग थी वो मज़ीद क्लियर कब हुई, जब मैंने दूसरे टीचर से जाके पढ़ा। तो अगर आपको आता है तो आप लेक्चर ज़रूर सुने, आपको बहुत सारी चीज़ें किसी और अंदाज से समझ आ जाएंगी। रिजल्ट मकसद तो ये होता है ना, आपको चीज़ें समझ आ जाएं। ओके जी, यहाँ पे जो है मैं स्टार्ट कर लेता हूँ डेटाबेस को। उसके साथ ही हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं। अच्छा, इस डेटाबेस के लोकेशन में पहुँचने का एक और तरीका भी होता है, वो भी मैं नहीं बता रहा, वो जब एसक्यूएल क्यूरीज पढ़ेंगे तो हम देखते जाएंगे साथ साथ। ऑरेकल, और यहाँ पे ओरा डेटा का एक फ़ोल्डर है, LUIT हमारे DB का नाम है। तो ये देखें जी, अब असल में जितने भी टेबल बना रहे हैं आप, जितने भी टेबल्स बना रहे हैं, वो 1 लाख टेबल है, वो 2 लाख टेबल है, वो जितने भी टेबल्स हैं वो कहाँ पे सेव आगे हो रहे होंगे? इन फाइलों में। ये डेटाबेस की फाइल है .dbf, और इस डेटाबेस में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जो लॉग इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पर राइट हो रही है। ये पहले मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो इसका मतलब है कि जो टेबल हमारे सामने नज़र आते हैं असल में वो कहीं और फिजिकल लोकेशन पे पड़े होते हैं, और जिस फिजिकल लोकेशन पे पड़े होते हैं वो कोई ना कोई कंटेनर होता है जो कंटेन कर रहा होता है उसे, जिसमें वो सेव हो रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि कलेक्शन ऑफ फाइल स्लैश रिलेशन। मैंने कहा कि टेबल का दूसरा नाम क्या हो सकता है? रिलेशन, क्योंकि डेटाबेस जो वो डाटा पड़ा होता है वो रिलेटिव डाटा पड़ा होता है। अगेन दोबारा बात करेंगे कि रिलेशंस क्या है, ये तो बाद की बात है। अच्छा, एक और चीज़ है हमारी आम जिंदगी में, एक यहाँ पे Ctrl+N करता हूँ मैं। आम जिंदगी में हमारे, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पेन है, तो क्या ऑब्जेक्ट है ना एक। मेरे पास पेंसिल एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास लैपटॉप एक ऑब्जेक्ट है, मैं हेडफोन से अभी बात कर रहा हूँ तो ये एक ऑब्जेक्ट है, मोबाइल ऑब्जेक्ट है। गर्ल्स, हर वो चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो ऑब्जेक्ट होती है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है जी? वो चीज़ जो आपके सामने नहीं पड़ी। फॉर एग्जाम्पल हम टीवी देख रहे हैं तो टीवी के अंदर जो बंदा मूव कर रहा है असल में तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना। तो अब आपको मेरे ख्याल में और अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी ना। तो मकसद क्या है कि हमने ये प्रूव करना है कि डेटाबेस क्या है। आज का हमारा टॉपिक यही है बस कि डेटाबेस क्या है। उससे बात कैसे करेंगे ये नेक्स्ट लेक्चर की बात है। तो हर जो चीज़ है वो ऑब्जेक्ट है। तो अगर डेटाबेस में देखें तो हर जो चीज़ है जो नज़र आ रही होती है, फॉर एग्जांपल टेबल है,
तो क्या है वो, एक ऑब्जेक्ट ही है ना। तो हम टेबल को ऑब्जेक्ट कहें, टेबल को रिलेशन कहें, टेबल को, अच्छा फाइल जो कहते हैं हम, फाइल असल में जो टेबल है, हम एक्सेल की फाइल की बात कर रहे होते हैं। जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें जो फाइल का मतलब टेबल ही होता है। और जो रिलेशन है, चूँकि हम डेटाबेस की टाइप जो पढ़ने जाएंगे वो रिलेशनल डेटाबेस होगी, इसलिए जब मैं यहाँ पे डेटाबेस की बात कर रहा हूँ तो ये याद रखिएगा कि मैं ओरेकल डेटाबेस की बात कर रहा हूँ। तो ओरेकल डेटाबेस में टेबल को रिलेशन भी कहा जाता है। तो आम अल्फाज में अगर हम कहें टेबल क्या है तो हम कहेंगे फाइल है, लेकिन डेटाबेस की रूह से बात करेंगे तो वो रिलेशन है। ठीक है जी। और जब उसने कहीं पे स्टोर होना है, जिस कंटेनर के आगे जाके स्टोर होना है, तो वो क्या होगा, कलेक्शन ऑफ फाइल या रिलेशंस या ऑब्जेक्ट्स, तो कंटेनर बन गए ना। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आपको कि ये क्या है, temp01.dbf, system01.dbf, ये क्या है, कंटेनर्स हैं। और इसको मैं पूरे को कैलकुलेट कर लूँ तो ये क्या है, डेटाबेस है। तो यहाँ पे देखें कि डेफिनेशन ये प्रूव करती है कि जो मैं कह रहा हूँ मैं आपको प्रूव भी कर रहा हूँ, कलेक्शन ऑफ फाइल, रिलेशन, ऑब्जेक्ट्स एंड कंटेनर्स। तो मेरे ख्याल में अब इसके मजीद जो है ना अबहम नहीं होना चाहिए कि डेटाबेस क्या है। तो डेटाबेस क्या है, स्टोरेज है किस चीज़ की, कलेक्शन ऑफ फाइल्स, रिलेशन, ऑब्जेक्ट्स एंड कंटेनर्स। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आता है तो फिर डीबीएमएस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक छोटे सी डेफिनेशन लिखी है इसकी, ये बहुत लंबी लंबी इसकी जो है डेफिनेशंस, आपको पूरा पूरा चैप्टर जो है ना आपने जो लोगों ने डिग्री की है प्रॉपर सीएस की, उनको आइडिया है। कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस टास्क। जो टास्क का वर्ड है ये मैंने खुद यूज़ किया है। अच्छा, डेटाबेस टास्क क्या है, आप देखें कि जब हमने इंस्टॉलेशन की थी यूजिंग DBCA, तो क्या किया था हमने, सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था। जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया तो उसी सॉफ्टवेयर में एक यूटिलिटी आई, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी जैसे हम कह रहे थे। उस यूटिलिटी के थ्रू हमने क्या किया, डेटाबेस क्रिएट की। तो यहाँ पे मैं क्या बात कह रहा हूँ कि टास्क परफॉर्म किया ना उसने। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जब हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, उसके अंदर मजीद सब छोटे छोटे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए, जिसमें एक डेटाबेस क्रिएशन यूटिलिटी थी। उस डेटाबेस क्रिएशन यूटिलिटी ने एक टास्क परफॉर्म किया, और वो टास्क क्या था कि उसने डेटाबेस क्रिएट कर दी। और जब वो डेटाबेस क्रिएट हुई तो उस डेटाबेस के क्रिएट होने के बाद हमारे पास ये वाली फाइलें आ गई। उससे पहले ये फाइलें अवेलेबल नहीं थी जब हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था। ओके जी, आगे लिखा हुआ टाइप्स। तो डीबीएमएस की टाइप्स हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज क्या है, ओके जी। अब एक्सेल की एक फाइल आपके पास पड़ी हो तो आप उसमें से चाहते हो कि आपके पास डाटा तो लाखों की तादाद में पड़ा, लेकिन आपको नज़र आए इसमें से कितना, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसे लोग नज़र आएँ जो उकाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, या ऐसे लोग नज़र आएँ जो लाहौर में टाउनशिप से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, ठीक है जी, या कराची से चौरंगी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। अब एक्सेल की फाइल में ये डाटा पड़ा है, चौरंगी के लाखों लोग हैं, तो मैं इसको कैसे सॉर्ट आउट करूँ। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई मैं कोई ऐसा एल्गोरिदम अप्लाई करूँगा, कोई ना कोई ऐसे, अब अपनी बात को मैंने कहना है। फॉर एग्जाम्पल हम गूगल में क्या लिखते हैं, गूगल में हम ये लिखते हैं कि हमें ट्रांसलेट करो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको इंग्लिश में मुझे टाइप कर दो। या ऐसे लोग जो लिख नहीं सकते, तो गूगल ने उनको फैसिलिटी दी कि आप स्पीच करो, जो स्पीच करोगे उसके रिजल्ट में वो आपको जो आप कहोगे वो डाटा निकाल के दे देगा। इसका मतलब है कि हम किसी ना किसी तरीके से सिस्टम से बात कर रहे हैं, और जब सिस्टम से बात कर रहे हैं तो यहाँ पे चूंकि मैं डेटाबेस की बात कर रहा हूँ तो डेटाबेस से बात कर रहे हैं। और जब डेटाबेस से बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि डेटाबेस में जो जितना सारा डाटा पड़ा हुआ है मुझे वही चाहिए। मुझे तो वो डाटा चाहिए जो मैं चाह रहा हूँ, जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो डीबीएमएस हमें क्या फैसिलिटी देता है कि वो ये कहता है कि भाई अगर आपको डेटाबेस में डाटा चाहिए तो आप मुझसे बात करो, और जब मुझसे बात करो तो मैं आपको सम स्पेसिफिक लैंग्वेज जो प्रेफर करता हूँ। कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो मुझे समझ आती हैं, जो मुझसे बात कहें तो मैं समझ जाऊंगा कि वो मुझसे क्या जो है ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं उसका रिजल्ट आपको दे दूंगा, ठीक है।
तो अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि वो कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कम्युनिकेट कर पाती हैं। ठीक है जी। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कितनी टाइप्स अवेलेबल हैं और कौन कौन से डेटाबेस सिस्टम्स अवेलेबल हैं। तो एक ये कि डेटाबेस की टाइप्स, डेटाबेस डीबीएमएस की टाइप्स कितनी है। ठीक है, एक ये हमारा क्वेश्चन जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम। और फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स किस तरह के अवेलेबल हैं, एक तो ये टाइप हो गई, या उनके मॉडल्स क्या हैं, और फिर उन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स से बातचीत करने के लिए हमने कौन कौन सी लैंग्वेजेस को यूज़ करना है, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर का टारगेट होगा। तो इस लेक्चर का टारगेट सिर्फ ये था कि जो आपने डिग्री में पढ़ा है और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको ये पता चल जाए कि डेटा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, रिकॉर्ड क्या है, टेबल क्या है, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और लैंग्वेज क्या है। ओके जी। तो मेरे ख्याल में ये क्लेरिफिकेशन अब आपको हो जानी चाहिए थी। तो हमने क्या करना है, जो डेटाबेस यहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है, जो .dbf की फाइलों में डाटा पड़ा हुआ है, उस डाटा को हमने देखना है। ये कैसे स्टोर होता है, इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं, ये सारा कुछ इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जी। और इस लेक्चर को मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा। स्टॉप करने से पहले मैं दो चीज़ें शेयर करना आपके साथ ज़रूरी समझूंगा इस लेक्चर में। पहला जो टारगेट है वो ये है कि आपने नेक्स्ट लेक्चर से पहले अगर आप वाकई डेटाबेस की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक बुक है जी, ओरेकल की वेबसाइट पे ही पड़ी है, वहाँ से डाउनलोड करें। सिर्फ आपने लिखना है ओरेकल डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स 11 जी, आपको ये वाली बुक मिल जाएगी। अच्छा, इसको ये देख के ना डरे ना कि 460 पेजेस की है। आपने सिर्फ क्या करना है, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, इसको पढ़ना है आपने चैप्टर नंबर 1 को। ठीक है जी। और चैप्टर नंबर 1 में क्या है जी, आपके पास अबाउट रिलेशनल डेटाबेस। तो ये टॉपिक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ओरेकल डेटाबेस। स्कीमा ऑब्जेक्ट्स पे आपने नहीं जाना, ये हमारा टास्क नहीं है अभी। तो चैप्टर नंबर 1 का पहला सेक्शन, ठीक है। और ये आप कहाँ से पढ़ेंगे, ये आप पढ़ेंगे, इसको अगेन मैं इसका ना सब्जेक्ट लेता हूँ, ओरेकल डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स 11 जी। अच्छा, इस हर बुक का ना ओरेकल ने ये 11 जी डेटाबेस कॉन्सेप्ट से मैंने खुद लिखा है। तो E25789 आप गूगल में सर्च करें, ओरेकल 25, ये खुद ही आपको ये वाला आर्टिकल ढूंढ के दे देगा, या ये वाली बुक ढूंढ के दे देगा। दूसरी बुक है हमारे पास ओरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें क्या पढ़ेंगे आप, व्हाट्स न्यू। ठीक है जी। और व्हाट्स न्यू में आपने सिर्फ ये पढ़ना, न्यू फीचर्स इन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन गाइड। ये 11 जी का आपको फीचर्स बताएगा कि 11 जी में क्या क्या नए फीचर्स आए हैं। ठीक है जी। तो 3 बुक्स का हम सहारा लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में जो चीज़ें मैं बयान करूंगा वो मोस्टली इन्हीं चैप्टर्स में से होंगी और कुछ किसी और जगह से होंगी। और तीसरी बुक है हमारे पास एसक्यूएल की। अब मे भी ये हो सकता है कि हमारे पास जो है टाइम ना हो, अगर आप चाहते हैं तो इसमें आप ये भी पढ़ सकते हैं कि वर्ड्स न्यू इन लैंग्वेज, एसक्यूएल लैंग्वेज रेफरेंस, सिर्फ आपने ये पढ़ना है। ठीक है जी। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो 10G के एसक्यूएल थी उसमें, और उसकी जो था अभी एक कॉन्सेप्ट है डेटाबेस इंजन का, वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। तो 3 ये बुक्स हैं और 2 हमारे पास लिंक मैंने यहाँ पे सेव किए हैं जो बहुत मशहूर है। जब आपको इश्यूज़ आते हैं, आप सर्च करते हैं तो ये 2 लिंक्स आपको बहुत ज़्यादा आते हैं। एक है ओराफैक, या कुछ लोग कहते हैं oracleofaq.com, कुछ लोग इसको ये बोलते हैं। ओराफैक ये भी कुछ बोलते हैं। तो ORAFAQ, वट एवर नाम जो आप जानते हैं उसका ले सकते हैं। और दूसरा लिंक है जी dba-oracle.com। इन 2 लिंक्स पे जाएंगे आप तो आपको बेशुमार इंफॉर्मेशन मिलेगी, हेल्प के लिए यूज़ होंगे। तो जब जब आपको इश्यूज़ आते हैं तो आप क्या करेंगे। अच्छा, ओरेकल में एक और चीज़ होती है कि जो भी आपको एरर आता है ना, उसका एरर नंबर ज़रूर आता है, वो एरर नंबर भी आप सर्च कर सकते हैं। तो ये 2 लिंक्स दिए हैं मैंने आपको, बेशुमार लिंक्स हैं, साथ साथ हम उनको डिस्कस करते रहेंगे और चीज़ें जो है ना वो क्लियर होती चली जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही जी। ओके जी,
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और कोशिश कीजिएगा कि जो है आपने जो पढ़ रहे हो उसे अंडरस्टैंड करो।